हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्दीकी स्टडी पॉइंट और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की सिविक्स की जो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये डेमोक्रेसी को बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर कि डेमोक्रेसी क्या है, क्लियर कि डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी हेडिंग्स को समझते हैं कि हेडिंग क्या है, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो देखिए, तो यानी कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या। क्या डेमोक्रेसी बस एक उस डेफिनेशन तक लिमिटेड है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल? क्या बस यही एक लिमिटेशन है, यही एक फिक्स डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, या इसकी कुछ ब्रॉडर डेफिनेशन भी है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड देन वी विल डिस्कस दैट कि व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, कि व्हाई इज डेमोक्रेसी, और अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की पहली प्रेफरेंस क्यों है, व्हाई इट इज अ फर्स्ट चॉइस, ठीक है, ऑफ ऑल द पीपल इफ यू आस्क टू द पीपल। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर पे क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स आर इन द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, तो सो दैट कि यू विल हैव अ ब्रीफ काइंड ऑफ द नॉलेज। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तक लिमिटेड है या उसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी है? किस तरीके से ये हमारी लाइफ में इफेक्ट लेकर आती है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आती है। क्लियर? एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, इन सब को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और इसका क्या रिलेशन होता है विद द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सम डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और जिससे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो मेरिट्स हैं ये इस डीमेरिट्स को ओवरलैप करते हैं, एंड दिस इज द रीजन दैट कि दिस डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पीपल। क्लियर? कि जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, ये लोगों की पहली प्रायोरिटी होती है। अगर आप लोगों से पूछोगे तो पहले ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चूज करेंगे। तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट, लास्ट में हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की एक ब्रॉडर मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या गोल है डेमोक्रेसी का और हम कब एक ट्रू डेमोक्रेसी को अचीव कर लेंगे, कि हमारा वो डिज़ायर गोल क्या है कि जिसको हम डेमोक्रेसी से अचीव करना चाहते हैं। क्लियर? सो और किस तरीके से हम इसको अचीव कर पाएंगे, उसमें एज अ सिटीजन हमारा रोल क्या है, दीज ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर। क्लियर? सो विदाउट डिले लेट्स गेट रेडी टू डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्लियर? तो अगर आप भी इस तरीके से आपका भी मन हो रहा है तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड देन एट लास्ट यू विल बी श्योरली हैप्पी। चलिए, सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो बेसिकली क्या होती है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो हमारे रूलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। क्लियर? तो लेकिन मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी एक फिक्स डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं है, इट हैविंग वाइडर सेंस ऑफ द मीनिंग। क्लियर? तो ये एक आप कह सकते हो कंप्लीट एक क्राइटेरिया नहीं है डेमोक्रेसी को आप डिफाइन करने का। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, दिस डेफिनेशन इज हेल्पफुल टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल
फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट इट इज नॉट एडिक्वेट। तो यहाँ पर बोलता है कि ये जो डिफिनेशन है इससे आप क्या कर सकते हो, ये डिफिनेशन किस तरीके से हेल्पफुल है। देखिए, तो इस डेफिनेशन से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सेपरेट, ठीक है, बिटवीन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस इसमें ही ये आपकी हेल्प करती है। देखिए, जैसे कि हम बताएं कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जो हमारे रूलर्स होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको इलेक्ट करता है पीपल थ्रू दी वोट। क्लियर? तो इससे आप कह सकते हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, तो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस होते हैं, ठीक है, यू कैन से ऑल्सो किंग, तो अब क्या होता है, उनको जो वहाँ के पीपल है वो इलेक्ट नहीं करते, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, तो वो एक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी से, ये सिंपल डेफिनेशन से आप ये जो है सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, इन अ बेसिक। लेकिन फिर यहाँ पे ये बोलता है कि इट इज़ नॉट एडिक्वेट, ये जो डिफिनेशन है ये इनफ नहीं है। अब आता है क्यों भाई, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए, if we use this definition in unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold election or democracy। तो वही बात वहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इस डिफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में यूज करेंगे तो हम हर उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देंगे जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। जैसे चाइना की अगर बात कर लीजिए, तो क्या कोई सपने में भी ये सोच सकता है कि चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? द आंसर इज नो। बट द सरप्राइजिंगली इज दैट कि चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं। क्लियर? वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में 3000 जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन फिर आया ना, ये डाउट इस तरीके का चेहरा बना होगा आप लोगों का कि आखिर फिर इलेक्शंस भी हो रहे हैं चाइना में, लोग भी इलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम चाइना को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्लियर? तो इसका ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट कीप पेशेंस, ठीक है, और आपको इस सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोगों को भाई करना क्या होगा, तो वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी, आई मिस द ट्रू, एंड दैट प्रिटेंड्स टू बी। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये डिफरेंस का पता लगाना होगा कि कौन एक ट्रू डेमोक्रेसी है एंड कौन जो है वो डेमोक्रेसी होने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि चाइना का एग्जांपल मैं फिर लूंगा कि चाइना जो है वो ढिंडोरा पीट पीट के कहता है कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन पूरी वर्ल्ड जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी है वो खुद ही प्रूव कर देती है कि यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी कंट्री। चलिए, तो अब हम आगे ये देखते हैं फिर हम पता कैसे लगाएं कि कौन सी कंट्री एक ट्रू डेमोक्रेसी है और कौन सी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी होने का दिखावा करती है। सो इन द एनसीईआरटी, ठीक है, ऑल द सॉल्यूशन दैट इज गिवन। देखिए, वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग द ईच वर्ड इन द डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स डेमोक्रेसी। तो दो तरीके दिए गए हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि जो भी इस डेफिनेशन में कीवर्ड्स दिए हैं, इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हो। ये समझने के बाद, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चंस का आंसर पता कर सकते हो। सेकंड क्या है कि आप जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, इसके कीवर्ड्स को समझते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर रूलर्स इलेक्ट हो गए, लोगों ने उनको इलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या कुछ रूलर्स पे लिमिटेशंस होने चाहिए या हमको उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए कि दे आर एबल टू टेक एनी डिसीजंस फ्री, ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जो वोटिंग राइट लोगों को दिया जाएगा क्या वो सबको दे देना चाहिए,
ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, या हमें कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट करने चाहिए कि इफ़ यू फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया देन ओनली यू विल हैव राइट टू वोट। सो बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है, क्या किया जाए। ठीक है, अभी भी हमारा जो मिथ्स है, हमारी जो डाउट है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अब कौन है जो इस डाउट को सॉल्व करेगा? तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जितने भी अब तक ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देगा। क्लियर? चलिए देखिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टोरीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक स्पेसिफिक फीचर्स दिए गए हैं आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द स्टोरी, और जो भी कंट्रीज इन फीचर्स को फुलफिल करेंगी, जो भी कंट्रीज इन फीचर्स को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगी, so that country will have a democracy, ठीक है, and that country will have a democratic form of government। तो क्लियर? तो चलिए देखते हैं फीचर्स को वन बाय वन। तो ये फीचर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से, और ये स्टोरी है हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान की। चलिए तो देखते हैं पहले स्टोरी क्या है। सो इन अक्टूबर 1999 में क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया और खुद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए कंट्री के। चलिए, लेटर ही चेंज द डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड हेल्ड अ रेफरेंडम टू ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। तो बाद में उन्होंने क्या किया, अपने इस डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, एक रेफरेंडम पास किया, मतलब एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट लिया सबसे, ठीक है, यस नो करा के उसको अप्रूव करा दिया। और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2022, ये एक लॉ था दैट वाज पास्ड बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ। इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। समझिएगा, अब बात ध्यान से समझिएगा, क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया, ठीक है, और इस ऑर्डर के दौरान जो प्रेसिडेंट था वो डिसमिस कर सकता था नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जो असेंबली जिसके जो मेंबर थे वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आए थे, उसको प्रेसिडेंट, ठीक है, जो एक नॉन इलेक्टेड मेंबर है वो डिसमिस कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे। The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military council। और जो सिविलियन कैबिनेट होती थी, यानी कि जो मान लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, मान लीजिए वहाँ के कोई लीडर हैं, ठीक है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उनकी क्या हुआ करती थी, कैबिनेट हुआ करती थी। तो उसको सुपरवाइज कौन करता था, एक बॉडी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और ये डोमिनेट कौन करता था, इसको मिलिट्री काउंसिल इसको डोमिनेट करते थे, यानी कि मिलिट्री जो थी वो डोमिनेट किया करती थी एक ऐसी कैबिनेट को जिसमें ऐसे लोग शामिल थे दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? एंड इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान एंड द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी कि सिंपल ये कहता है कि इलेक्शंस होते थे पाकिस्तान में, लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी, मिलिट्री के पास थी, और उनके जो ऑफिसर्स के पास थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। चलिए, अब आइए इसको हम करते हैं एनालाइज, और अब मुझे ये बताइए कि शुड वी कंसीडर पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, कि जो ये आप देख सकते हो कि सिचुएशन हुई पाकिस्तान में, क्या उस बिहाफ पे हमको पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए इसका फीचर्स यहाँ दिया है, क्यों कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज आर इलेक्टेड बाय पीपल। यानी ये कहता है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है, ठीक है, लेने का वो किसके पास होना चाहिए, कि दोज इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि जिन रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट कर भेजा है उनके पास सारी पावर होनी चाहिए डिसीजंस लेने की। क्लियर? पाकिस्तान में जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, ठीक है,
उनको लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया था, तो वो क्या थे, एक मिलिट्री एक जनरल थे, और उन्होंने क्या किया यहाँ पे, ओवरथ्रोन कर दिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और सारे डिसीजंस उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ये पहला फीचर्स है इसको फॉलो नहीं करता, तो इसलिए पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्लियर? अब देखिए इस फीचर से जो हमने फीचर डिस्कस किया, क्लियर, तो इससे हम अब ये डिफरेंशिएट कर पाए ना, अगर हम केवल उस डिफिनेशन के बिहाफ पे जाते तो हम पाकिस्तान को क्या करते, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी तो इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो इस तरीके से तो उस डिफिनेशन के बिहाफ पे तो पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। लेकिन ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किया, इस बिहाफ पे पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस जो होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टोरी है जो कि है चाइना की। चलिए तो देखते हैं क्या है स्टोरी। So elections were held regularly in China after 5 years for electing the country's parliament। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी तक इलेक्शंस होते थे चाइना में हर 5 साल के बाद, वहाँ पे कंट्री की जो पार्लियामेंट थी वो इलेक्ट करने के लिए। ये नेम दिया है, ठीक है, चाइना की पार्लियामेंट का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप इसको याद रखिए, नेशनल पीपल कांग्रेस। तो ये एक नेम था चाइना की पार्लियामेंट का। आगे देखिए, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैड पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। तो एक्चुअली होता क्या था कि पूरे ऑल ओवर द चाइना से जो लोग थे वो 3000 लोगों को इलेक्ट करके जो चाइना की जो आप कह सकते हो पार्लियामेंट थी उसमें भेजते थे। फिर ये चाइना की जो पार्लियामेंट है ये जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती थी। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है भाई, लोग भी इलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं उससे पार्लियामेंट भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इलेक्शन अ पार्टी नीड अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी अलाइड टू इट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है पूरी बदल जाने वाली है। ठीक है, क्या हुआ कि अब मान लीजिए होता क्या था कि कोई भी अगर दूसरी पार्टी है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, तो वो अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है तो उसको चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे परमिशन लेनी होती थी। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि जो मेंबर्स हैं, क्या ये बेवकूफ हैं जो ये क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे और अपना कंपटीटर खड़ा करेंगे? ठीक है, ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला है। और ऐसा देखिए दिया भी हुआ है यहाँ पे कि ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इट्स स्मॉलर पार्टी अलाइड टू इट कंटेस्ट इलेक्शन। भाई सिंपल सी बात है कि दोज मेंबर हु बिलोंग फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या कोई ऐसी पार्टी जिसने चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के साथ अलाई किया हुआ है, उन्हीं को अलाउ किया जाता था कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा आज मैंने क्या किया, आपके लिए 5 तरह की सब्जी बनाई है। क्लियर? और वो 5 तरह की जो सब्जी है वो बनी है करेले से। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं कि मम्मी ये कौन सी बात हुई? ठीक है, ये तो इसमें कोई आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, आपने 5 तरह की सब्जी में जो करेला ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। उसी तरीके से यहां पर भी कि भाई आपने तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उनको। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि सब एक करेले, आपको क्या करना है कि करेला ही चूज करना है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही चूज करनी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो भाई ये तो होगा ही ना, जब आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो लोगों को क्या करना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्हीं में से लोगों को ही चूज करना है। तो यहाँ पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी ही नहीं। क्या लोगों को वो कम्युनिस्ट पार्टी पसंद हो, लोगों को वो कम्युनिस्ट पार्टी पसंद ना हो, उनको क्या करना है, उन्हीं के मेंबर्स को ही इलेक्ट करना, दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। तो क्या हुआ इलेक्शन का मतलब फिर? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आई थिंक दैट कि दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। चलिए एक दूसरा भी एग्जांपल दिया है मैक्सिको का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस सिंस 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन 6 ईयर्स। चलिए 6 साल के बाद क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
जो मैक्सिको है वो कभी भी एक मिलिट्री रूल के अंदर भी नहीं रहा है, ठीक है, मतलब मिलिट्री रूल ने कभी उसको कंट्रोल भी नहीं किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सिचुएशन बदलेगी। बट अंटिल द 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरीज पार्टी। लेकिन होता क्या था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इसी सीक्वेंस में आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 2000 तक जितने भी इलेक्शन थे उसको केवल यही पार्टी जीता करती थी उस इलेक्शंस को। फिर तो अब क्या गड़बड़ हुआ इसमें, चलिए देखते हैं कि क्या गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। देखिए, सो PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। सो जो PRI पार्टी थी वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे देखिए एक्सप्लेन करते हैं, आइए इसको। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स टू द पेरेंट्स टू वोट PRI। तो जो वहाँ के जो टीचर्स थे ना गवर्नमेंट स्कूल के, उनको फोर्स किया जाता था कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनके पेरेंट्स से ये कहो कि आप क्या करिए, PRI पार्टी को ही वोट दें, नहीं तो मैं आपको क्या कर दूंगा, बहुत कम मार्क्स दूंगा, मैं आपको फेल कर दूंगा। ठीक है, ऐसा हालांकि मैंने अपने से ऐड किया है, ऐसा आपकी बुक में नहीं दिया है। आगे चलिए। मीडिया इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। यानी कि कोई भी अगर अच्छी एक्टिविटी भी की जाती थी मीडिया के द्वारा, तो यानी कि कोई मान लीजिए कि अच्छी एक्टिविटी भी की गई अपोजिशन पार्टी के द्वारा, सो मीडिया केवल और केवल उनको क्रिटिसाइज करती थी। मीडिया इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया क्या करती थी कि मीडिया जो भी एक्टिविटी होती थी अपोजिशन पार्टी की उसको इग्नोर करती थी और केवल जो अपोजिशन पार्टी थी उसको क्रिटिसाइज किया करती थी। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मीडिया इज अ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, ठीक है, फॉर द डेमोक्रेसी। अगर जहां पे मीडिया जो है वीक होने लगता है तो वहां पे जो डेमोक्रेसी होती है उसमें भी दरारें आने लगती हैं। ठीक है, सो मीडिया का स्ट्रांग होना एक डेमोक्रेसी के लिए, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल क्या हो रहा है हमारे देश में भी आपको पता है, मुझे ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी मीडिया कैसी है, ठीक है, उसको मुझे ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of the polling booths were shifted from one place to another in the last minute with difficult the people to cast their vote। तो होता क्या था कि जो पोलिंग बूथ होते थे उसको लास्ट मिनट पे शिफ्ट कर देते थे, ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, अपने वोट को कास्ट करने में। एंड PRI spent some large sum money to campaign of election। तो वहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन होते थे तो उसमें PRI बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती। तो आप देख सकते हो कि दीज ऑल आर द डर्टी ट्रिक्स दैट वाज यूज्ड बाय द PRI टू वन द इलेक्शन। चलिए, अब इन दोनों स्टोरीज को एनालाइज करने पे हमको क्या जानने को मिलता है, तो देखिए, शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज द एग्जांपल ऑफ इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या जो दो स्टोरीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, अगर उस स्टोरीज को हम एनालाइज करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि लोग अपने रूलर्स को ट्रू सेंस में इलेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर इज नो। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे। चाइना में फ्रेंड्स क्या हुआ, इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में तो इलेक्शन जब हुए तो वहाँ पे लोगों को पास जो है चॉइस ही नहीं थी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पसंद नहीं करते, उनकी आइडियोलॉजीज को वो पसंद नहीं करते और वो किसी और पार्टीज को चुनना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी वहाँ पे। तो मैक्सिको में अगर हम देखें तो पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। तो मैक्सिको में तो ऐसा लग रहा था क्योंकि मैक्सिको में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको परमिशन लेनी होती थी, लेकिन वहाँ पे जो पार्टी थी, जो PRI थी, वो डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी। तो जो चॉइस थी उसको भी क्या किया, लिमिटेड हो गई ना यहाँ पे, कि जो वहाँ पे जो चॉइस थी मैक्सिको में वो भी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, जिससे PRI जो थी वही कंटिन्यूअसली जीत रही थी इलेक्शंस को। सो दीज आर नॉट दी फेयर इलेक्शन। तो आप भाई ये कहोगे ना कि ये जो फेयर इलेक्शंस नहीं है। सो क्या क्राइटेरिया है फेयर इलेक्शंस का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है हमारा सेकेंड फीचर्स ऑल्सो। कहता है कि a democracy is based on the free and fair election where those currently in the power have fair chance of losing it। यानी कि कहता है कि जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो भी रूलर्स
अभी करेंटली पावर में है उसके ये भी चांस हो कि वो इलेक्शन को लूज करेगा। स्टूडेंट जब लूज करेगा तभी तो उसके पास ये फियर होगा ना कि अगर मैंने क्या किया, लोगों को सर्व नहीं किया, उनकी चॉइस को फुलफिल नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, किसी और को ऑप्ट कर लेंगे। अगर क्या होगा, चॉइस ही खत्म हो जाएंगे तो जो वहां का रूलर है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, तो जो उनके विशेष हैं उनको वो पूरा नहीं करेगा। तो इसलिए ये मैंडेटरी है कि ये फीचर्स जो हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो होने चाहिए। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि हर एक पर्सन के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ठीक है, उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। और जो वोटिंग राइट है उसकी एक वैल्यू भी, या आप कह सकते हो इक्वल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टोरीज, ठीक है, जो रिलेटेड हैं इस कंसेप्ट से। तो देखिए, कहता है कि दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल द इक्वल वोटिंग राइट्स। यानी कि जो हम इस वोटिंग राइट की बात करते हैं ये लगभग हर एक कंट्री में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ पर इक्वल जो वोट है उसको अभी भी डिनाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे Until 2015, सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि देखिए, आप वोटिंग राइट की बात ही नहीं हो, वहाँ पे वुमेन के पास बाकी भी राइट नहीं थे, जैसे कि उनको वो कार नहीं ड्राइव कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद स्टेडियम में मैच नहीं देख सकती थी, सिनेमा हॉल्स में मूवीज नहीं देख सकती थी। लेकिन अब वहाँ पर ये सारे राइट्स जो हैं वो वुमेन को भी दे दिए गए हैं। उसके बाद एस्टोनिया हैज मेड its citizenship in such a way that the people belonging to Russian minority find difficult to right to vote। देखिए, जैसे एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंडिया है हमारा, ठीक है, तो इंडिया के बिल्कुल बगल में ही बांग्लादेश है ना, तो उसी तरीके से एस्टोनिया के बगल में बिल्कुल रशिया है। तो जिस तरीके से होता क्या है कि बांग्लादेश से क्या होते हैं, कुछ लोग हमारे इंडिया में एंटर कर जाते हैं और बाद में वो यहाँ पे ही रहने लगते हैं। तो ऐसा ही केस जो है यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, तो एस्टोनिया ने क्या किया, अपना सिटीजनशिप रूल इस तरीके से बनाया कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ थे उनको राइट टू वोट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 पर्सन 1 वोट की बात कर रहे हैं वो एस्टोनिया में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर यानी कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें फिजी की बात करें, In Fiji, the electoral system in such a way that vote of indigenous Fiji has more value than the Indian Fijian। तो हुआ क्या था कि फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वहाँ पे जो इंडिजीनियस फिजी थे उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी इंडियन फिजी से। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अब पहले क्वेश्चन तो आप ये सोच रहे हो कि इंडियन फिजी कहाँ से आ गए। देखिए, जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया में तो वो बहुत सारे इंडियंस को फिजी जो एक आइलैंड है वहाँ पर लेके गए थे एज अ वर्कर। तो कुछ वर्कर जो थे वो बाद में तो क्या हो गए, रिटर्न हो गए, वापस आ गए, कुछ वहाँ पर वो सेटल हो गए, तो वो बन गए इंडियन फिजी। ठीक है, तो फिजी ने अपना सिस्टम इस तरीके से बनाया था कि वहाँ पे जो इंडिजीनियस फिजी जिनका जन्म वहाँ पर हुआ है उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, और जो इंडियन फिजी थे उनके वोट की वैल्यू कम थी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंट्रीज जिनकी स्टोरी हमने डिस्कस की इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है कि हम इनको भी डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। चलिए, तो इनका अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो बेस्ड है उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होनी ही चाहिए। पॉलिटिकल इक्वलिटी इन द सेंस कि सबके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट है इट इज श्योरली, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, यानी कि इन डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। यानी कि कहता है कि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन जो है उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
ठीक है, और उस वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल्स में हमने क्या दिखा कि यहाँ पर कहीं कहीं पर तो वोटिंग राइट ही नहीं दिए गए, और कहीं पर दिए भी गए तो वहाँ पे किसी की वैल्यू ज़्यादा थी तो किसी की वैल्यू कम थी। ठीक है, तो आप जो है इन कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हो। क्लियर?